everyone, welcome to Sneha History classes. I hope you all are doing well. In this video, we will going to talk about the political condition of India on the eve of Babur's invasion. और इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाकी जो रेस्ट है वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाकी बहुत कुछ है जानने को, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा ये क्वेश्चन है आप लोगों से, मेंशन द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। तो जो बाबर है उन्होंने अपने लाइफ टाइम में ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, आप बताइए इनमें से कौन सी उन्होंने लिखी है। तो पहला ऑप्शन है तुजुक ए बाबरी, दूसरा है तबकाते बाबरी, फिर है तारीख़ बाबर एंड किताब अल बाबर। तो इसका जो आंसर है प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और बाकी इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दी नॉर्दर्न बेल्ट्स ऑफ मुस्लिम पावर्स। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पॉलिटिकल कंडीशन में कि दिल्ली की क्या कंडीशन थी जब बाबर आए थे, पंजाब की, सिंध की, कश्मीर की, बिहार की, बंगाल की और जौनपुर की। आज हम डिस्कस करेंगे सदर्न मोहम्मडन बेल्ट और हिंदू किंगडम्स के बारे में। तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम सदर्न मोहम्मडन बेल्ट की बात करें तो इसमें से बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पहला एरिया आता है दैट इज़ गुजरात। तो गुजरात में आपको पता है कि बहुत ही रिच प्रोविंस था और इसी वजह से जो ये मुस्लिम्स थे वो, स्पेशली अगर हम बात करें महमूद गजनवी की, जो कि पहले मुस्लिम थे जो इंडिया में आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत बार अटैक किया है बिकॉज ऑफ द फैबुलस वेल्थ ऑफ द गुजरात। और यहाँ से बहुत सारा जो पैसा है, वेल्थ है, वो लूट एंड प्लंडर करके वो गए हैं। और आपने आई एम श्योर सबने सुना होगा कि सोमनाथ टेम्पल को उन्होंने लगभग 18 टाइम्स जो है अटैक किया था और यहाँ से काफ़ी सारा अमाउंट लूट एंड प्लंडर करके गए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको अनेक्स किया था गुजरात को इन द ईयर 1297 CE और 1401 में आप देखेंगे द प्रोविंस बिकेम इंडिपेंडेंट अंडर इट्स गवर्नर जफ़र खान। आगे चलकर आप देखोगे क्योंकि बहुत ही रिच प्रोविंस है, बड़ा प्रोविंस है और इसका जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल है, तो ओवरऑल अगर आप एरिया देखोगे तो काफ़ी रिच है। तो इसी वजह से बहुत सारे जो किंगडम्स थे वो बार बार गुजरात पे अटैक करते रहते हैं। तो अगर आप इस समय की हिस्ट्री की बात करें तो बहुत फाइटिंग्स, बहुत वॉर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर हम मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर की बात करें गुजरात की तो वो थे अहमद शाह, जिन्होंने लगभग आप देखेंगे 1411 से 1422 तक रूल किया। और इन्होंने जो सिटी अहमदाबाद है, ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस सिटी है गुजरात की, ठीक है, उसको स्टैब्लिश किया था, उसको फाउंड किया था। और उन्होंने अपनी कैपिटल भी जो है वो अहमदाबाद बना दी थी और इसको बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने डेकोरेट किया है। आपको आर्किटेक्चर वहाँ का सुंदर देखने को मिलेगा, स्प्लेंडर आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ओवरऑल इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट इस एरिया में करी थी। अगर हम मोस्ट पॉपुलर रूलर की बात करें गुजरात के तो वो थे महमूद बेगाराह और इन्होंने लगभग 52 ईयर्स तक रूल किया है। और वो उन्होंने कुछ काफ़ी इम्पॉर्टेंट विक्ट्रीज़ भी गुजरात को दिलाई, और जैसे कि विद द हेल्प ऑफ टर्किश फ्लीट ही डिफीटेड पोर्चुगीज़ इन 1508। क्योंकि आपको मालूम है कि इस समय पे जो यूरोपियन पावर्स थी वो भी जो इंडिया है वहाँ पे धीरे धीरे वो आना शुरू कर दिया था। सबसे पहले जो इंडिया में आए थे देवर दी पोर्चुगीज़, तो इनको 1508 में इन्होंने हराया। बट ईयर लेटर, मतलब साल बाद ही आप देखोगे ही हैड टू सरेंडर्ड दीव टू एल्बुकर्की। एल्बुकर्की जो थे वो पोर्चुगीज़ गवर्नर थे, जिन्होंने आप देखोगे वॉज द कॉन्करर ऑफ गोवा, ठीक है। बट अगर हम मतलब जैसे ज़फ़र खान थे वो मतलब रिलीजियसली टॉलरेंट नहीं थे काफ़ी सारे रिलीजन्स को लेकर, ठीक है। इसी वजह से महमूद जो बेगारा है वो भी सेम पॉलिसी अडॉप्ट करते थे। ही वॉज नॉट रिलीजियस टॉलरेंट टुवर्ड्स द अदर रिलीजन। इसी वजह से इन्होंने द्वारका को डिस्ट्रॉय कर दिया और बहुत सारे मंदिर भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए। आप देखेंगे कि ये जो मुस्लिम रूलर्स आए हैं, ठीक है, ये अपने धर्म को लेकर काफ़ी कट्टर थे, वो काफ़ी कंजर्वेटिव थे। उनको लगता था, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, बट आप देखेंगे काफ़ी
काफ़ी ऐसे रूलर्स रहे हैं जो धर्म को लेकर काफ़ी कट्टर थे और वो दूसरे रिलीजन को जो है टॉलरेट नहीं करते थे। तो इसी वजह से आप देखेंगे इन्होंने, जैसे महमूद गजनवी की भी हम बात करें तो उन्होंने टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया है, क्योंकि आपको पता है इंडिया की जो वेल्थ है वो मंदिरों में बहुत ज़्यादा होती है। सोना, दान दक्षिणा हम मंदिर में बहुत करते हैं, ठीक है, तो मंदिर हमारे बहुत रिच रहे हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे ये जितने भी इन्वेडर्स आए या जो फनेटिक रूलर थे या जो जो मतलब धर्म को धर्म निरपेक्ष राजा नहीं थे, जो सारे धर्म को एक तरीके से समान नहीं मानते थे, उन लोगों ने जो है आप देखेंगे मंदिरों को काफ़ी डिस्ट्रॉय किया। उसमें से ही ज़फ़र खान भी एक थे और महमूद बेगरा भी एक थे। एक और एबल रूलर थे गुजरात के जिनका नाम था बहादुर शाह। उन्होंने कॉन्कर किया था मालवा को 1531 में और उन्होंने चित्तौड़ जो शहर है उसको भी प्लंडर किया था और आगे चलकर ही मेड मेवाड़ एज इज कैपिटल। बट आगे चलकर उनको हार जाते हैं वो हुमायूं से और गुजरात जो है उसको फाइनली मुग़ल एम्परर अकबर जो थे 1572 में अनेक्स कर लेते हैं। तो ये तो रहा गुजरात के बारे में। अब हम देखेंगे दूसरी जो इम्पोर्टेंट प्रोविंस है दैट इज़ मालवा जो एरिया है, इसके बारे में देख लेते हैं। सो मालवा को मंडू भी कहा जाता था और अगर हम स्ट्रैटेजिकली बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, चाहे जोग्राफिकल पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द 15th सेंचुरी आप जब देखेंगे 15वीं शताब्दी के आखिरी में आते आते 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट राज्य थे सेंट्रल इंडिया के, वो थे मालवा, गुजरात और मेवाड़। और इन तीनों के बीच में जो है पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को लेकर काफ़ी फाइट चलती रहती थी, ठीक है। आगे चलकर हम देखते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद खान, द मिनिस्टर ऑफ घोरी चीफ्टेन हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ मालवा बाय अज्यूमिंग द टाइटल ऑफ मोहम्मद खान खलजी। तो ये मोहम्मद खान जो हैं वो मालवा के थ्रोन पे बैठते हैं और अपने आप को बोलते हैं मोहम्मद खान खिलजी। और इनके टाइम पे आप देखोगे ही मार्क्ड अ ग्रेट वॉर्स अगेंस्ट बहलोल लोधी एंड राणा सांगा ऑफ मेवाड़। तो इन्होंने मतलब राणा सांगा काफ़ी पावरफुल थे, सिमिलरली बहलोल लोधी भी, तो इनको भी हराया है, उनके साथ जो है फाइट करी है। एंड ये एक काफ़ी एनर्जेटिक और अच्छे एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो इनके टाइम तक तो जो मालवा का एम्पायर था वो काफ़ी अच्छे से चल रहा था, बट इनके जो सक्सेसर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा वीक प्रूफ होते हैं। और इनके जो बेटे थे या आगे जो इनके सक्सेसर थे मोहम्मद टू, इनके टाइम पे जो किंगडम था वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और जो पूरा गवर्नमेंट था उसको कौन संभाल रहा था, इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ मदीनी राव जो कि एक बहुत ही ब्रेव गैलेंट राजपूत चीफ थे। उनको जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है और जो मदीनी राव थे बिकॉज ही बिलोंग टू राजपूत क्लैन, तो इसी वजह से आप देखेंगे उन्होंने सारे हिंदूज़ को इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे अपॉइंट कर दिया था। तो जिससे क्या हुआ, जो मुस्लिम नोबल्स थे उनको ये बात पसंद नहीं आई, दे वर फीलिंग वेरी जेलस कि कैसे मतलब मदीनी राव ने हिंदूज़ को इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे बिठा दिया। तो इसकी वजह से कॉन्स्पिरेसी शुरू हो जाती है मदीनी राव के खिलाफ। एंड बट मदीनी राव जो है विद द हेल्प ऑफ राणा सांगा कहाँ के, मेवाड़ के हैं, ठीक है, वो जो है इनको जो मोहम्मद टू की आर्मी है इसको हरा देते हैं और मोहम्मद टू को जो है प्रिजनर बना लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे मदीनी राव जो कि एक्चुअली में मोहम्मद टू के प्राइम मिनिस्टर थे वो जाके मिल जाते हैं राणा सांगा के साथ और इस तरीके से इनको हरा देते हैं। सो राणा सांगा, क्योंकि आपको पता है कि राणा सांगा के बारे में खैर आगे हम और भी बैटल्स में अभी जब बाबर की कॉन्क्वेस्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। तो राणा सांगा जो है वो एक काफ़ी अच्छे लीडर थे, अच्छे रूलर थे, शिवेलरस थे, ठीक है, और वो सबको अच्छे से ट्रीट करते थे। तो इसी वजह से आप देखेंगे द किंगडम ऑफ मालवा वाज नॉट डेस्टाइन्ड टू रिमेन इंडिपेंडेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मतलब बेसिकली क्या है कि राणा सांगा ने जो मोहम्मद टू का किंगडम था वो वापस से उनको रिस्टोर कर दिया, बट ज़्यादा समय तक ये आज़ाद नहीं रहा और अल्टीमेटली 1531 में द स्टेट वाज अनेक्स्ड बाय बहादुर शाह ऑफ गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं खानदेश के बारे में, ठीक है। खानदेश जो है ये जो किंगडम था इट वाज सिचुएटेड इन द वैली ऑफ ताप्ती एंड ये 1388 तक जो है ये किंगडम जो है इंडिपेंडेंट रहा था। और जो फाउंडर थे इस डायनेस्टी के वाज मलिक राजा फरूकी, जो कि काफ़ी पीसफुल उन्होंने जो है यहाँ पे उनका जो रेन था वो काफ़ी पीसफुल रहा।
एंड इनकी डेथ हो जाती है अल्टीमेटली 1399 में। उसके बाद आप देखेंगे वैसे ये जो किंगडम था ये इट वाज सिचुएटेड इन द फोर्ट ऑफ असीरगढ़, दैट वाज कॉल्ड द की टू द डेक्कन, कि मतलब अगर आपको डेक्कन का कॉन्क्वेस्ट करना है तो ये जो फोर्ट है असीरगढ़ का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको हरा के ही आगे निकलना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई दिस एरिया वॉज इम्पॉर्टेंट। बट जब बाबर की इन्वेजन होती है तो उस समय पे आप देखेंगे यहाँ के रूलर थे जिनका नाम था मिरान मोहम्मद। ठीक है बच्चों, बाकी आप लोग मुझे कई बार बोलते हो कि मैम नोट्स नहीं है या आप लिख दीजिए स्लाइड्स में, तो देखो मेरा ये तरीका नहीं है पढ़ाने का, मैं सारा कुछ नहीं लिख सकती पीपीटीज़ में, स्लाइड्स में, वो बहुत ही बोरिंग हो जाता है। सो उसके लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी जो है शेयर कर देती हूँ नोट्स, जिससे कि आप वहाँ से देख सकें कंटेंट क्या है। बाकी यहाँ पे आप बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग करिए, फैक्ट्स को जानिए क्या है, और उसको फिर आप उन नोट्स के साथ कोरिलेट कर सकते हो। तो दिस इज़ माय मेथड। तो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए होते हैं तो वो आपको मेरे जो है टेलीग्राम चैनल पे उस पर PDF मिल जाएगा। सारे PDFs अवेलेबल है, जितनी भी वीडियोज़ मैंने आज तक बनाई हैं उन सब के PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। चलिए बाकी कंटिन्यू करते हैं। सो बाबर की इन्वेजन के टाइम पे आप देखोगे मिरान मोहम्मद यहाँ के रूलर थे, और मतलब ज़्यादा बहुत पॉलिटिक्स में एज सच इसका कंट्रीब्यूशन रहा नहीं, और अल्टीमेटली आप देखेंगे जो खानदेश था इसको मुग़ल रूलर जो अकबर थे उन्होंने फिर इसको आगे चलकर अनेक्स कर लिया था। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहामनी किंगडम बड़ा ही इंपॉर्टेंट किंगडम है, क्योंकि आप देखेंगे इस किंगडम का जो है कॉन्फ्लिक्ट विजयनगर एम्पायर के साथ कंटिन्यूसली रहा है। ठीक है, तो अगर आपको वैसे विजयनगर के एम्पायर के ऊपर वीडियो देखनी है तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो बहामनी किंगडम के ऊपर आते हैं। काफ़ी पावरफुल, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल स्ट्रॉन्ग किंगडम था, और मुस्लिम किंगडम था जो कि विच वॉज स्टैब्लिश इन द डेक्कन ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये मुस्लिम किंगडम है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे डेक्कन में स्टैब्लिश हुआ था, और इसको फाउंड किया गया था 1347 CE में। और किसने किया था? ज़फ़र खान ने, जो कि एक बहुत ही ब्रेव सोल्जर थे जिन्होंने गुलबर्ग को अपनी कैपिटल बनाया था। एंड दिस मैन क्लेम टू बी डिसेंडेड फ्रॉम किंग ऑफ बहामन ऑफ ईरान। तो ये बोलते हैं कि इनके पूर्वज कौन है? जो ईरान में जो बहामन किंग्स होते थे ये अपने आप को उनके डिसेंडेंट बताते हैं, एंड इसी वजह से उन्होंने टाइटल भी अजूम किया था किसका? अलाउद्दीन हसन शाह बामान। ठीक है, एंड इसी वजह से क्योंकि बामान था इनके नाम में, क्योंकि ये बहामान किंग से आते हैं ईरान के, इसी वजह से इस किंगडम का नाम भी बहामनी किंगडम पड़ा है। तो काफ़ी ग्लोरियस किंगडम रहा है, लगभग 175 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया था। और आप देखेंगे आसपास के नेबरिंग किंगडम्स के साथ, स्पेशली जो हिंदू किंगडम है विजयनगर एम्पायर का, उनके साथ इनके कंटिन्यूसली वॉर्स देखने को मिलेंगे। क्यों ये कंटिन्यूस वॉर रही है? क्योंकि आप देखेंगे जो रायचूर दोआब था उसकी फर्टिलिटी काफ़ी थी, एंड ये कहाँ पड़ता था? कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर के बीच में। तो जिसकी वजह से रायचूर दोआब जो था वो काफ़ी फर्टाइल था। तो इस एरिया को लेकर जो है आप देखेंगे नेबरिंग किंगडम्स के साथ काफ़ी फाइट चलती रहती थी। खैर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन थे इस किंगडम के, ठीक है, उनका नाम था महमूद गवा, who was a Persian who was minister for a long time and served the state with great devotion। ठीक है, अब ये जो महमूद गवा थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे बहामनी किंगडम के। इनके टाइम पे आप देखोगे इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं और बहुत सारी कॉन्क्वेस्ट में भी कंट्रीब्यूट किया है। तो इनकी वजह से जो है एम्पायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बट क्योंकि ही वॉज़ वेरी पावरफुल तो इनके एनिमीज़ भी बहुत थे। तो जिसकी वजह से बहुत सारे इनके जो एनिमीज़ थे, जो लोग इनसे जेलस थे, उन्होंने किंग के ईयर्स को पॉइजन किया और इनके खिलाफ किया, और अल्टीमेटली किंग ने जो है इनको ही वॉज पुट टू डेथ इन द ईयर 1481, उनको मरवा दिया गया। और वहाँ से फिर जो है आप देखेंगे बहामनी किंगडम का डाउनफॉल शुरू हो गया। ठीक है, एंड आगे चलकर ये किंगडम जो है 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइड हो गया। कौन कौन सी? बिदर, बिरार, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, इसमें ये डिवाइड हो गया। और at last in the year 1565 CE all these states combined and destroyed the विजयनगर kingdom at the battle of तालीकोट। तो अगर अगेन आई विल से कि अगर आप विजयनगर एम्पायर की मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये टॉपिक
पता लग जाएगा कि हम कौन से बैटल की बात कर रहे हैं, कि बैटल हुई थी तलीकुट की, जिसमें विजयनगर एम्पायर के खिलाफ ये सारे मुस्लिम किंगडम जो है वो मिल गए थे और विजयनगर किंगडम को हरा दिया था। सो इन्होंने 1565 में ऐसा किया था। तो ये तो थे कुछ इम्पॉर्टेंट किंगडम्स जो सदर्न बेल्ट में थे। नेक्स्ट हम देखेंगे हिंदू किंगडम्स के बारे में, जिसमें से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट किंगडम है दैट इज़ विजयनगर एम्पायर। तो अभी तो मैं थोड़ा ब्रीफली बताऊंगी, अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो आप ऑल वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है ये टॉपिक, तो इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी हुई है। तो चलिए देखते हैं क्या है किंगडम ऑफ विजयनगर एम्पायर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिंदू स्टेट था ये, ठीक है। आप देखेंगे बहामनी किंगडम जो है वो मुस्लिम किंगडम है, विजयनगर किंगडम है वो हिंदू किंगडम है, और ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हिंदू किंगडम था डेक्कन में, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड था, टू द साउथ ऑफ द बहामनी किंगडम फ्रॉम द कृष्णा टू केप कॉमोरिन। एंड इसका भी फाउंडेशन आप देखेंगे मोहम्मद तुगलक के टाइम पे ही हुआ था, और इसको दो भाई थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का राय, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था इन द ईयर 1336 CE। और ये जो किंगडम था ये 200 साल तक चला है, ठीक है। काफ़ी ग्लोरियस, काफ़ी पावरफुल, मतलब काफ़ी अच्छा किंगडम रहा था। आप देखेंगे इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, कल्चरल फील्ड में बहुत काम किया है इनके रूलर्स ने, और उनके कुछ आप जो बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वो आपको अभी भी करंट टाइम में देखने को मिलते हैं। सो विजयनगर जो थे वो इसकी कैपिटल थी इस किंगडम की, इसी वजह से इसका नाम विजयनगर किंगडम रखा गया है। एंड द किंग्स ऑफ दिस किंगडम वर ऑफन एट वॉर विद द बहामनी किंगडम। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, बहामनी और विजयनगर किंगडम के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होती रहती थी। जब 1526 में बाबर आए थे इंडिया में, तो उस समय पे आप देखोगे यहाँ पे रूलर थे कृष्ण देव राय, एंड ही वॉज द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ सदर्न इंडिया ऑफ दोज टाइम। तो वैसे भी आप देखोगे तो विजयनगर एम्पायर में सबसे मोस्ट पावरफुल जो हैं वो रूलर कृष्ण देव राय ही रहे हैं, और इनके टाइम पे हर फील्ड में काफ़ी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। एंड इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट एट द टाइम ऑफ बाबर्स इन्वेजन विजयनगर एम्पायर वॉज एट द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी। तो मतलब जब क्या बोलते हैं, बाबर ने जब इन्वेड किया तो विजयनगर एम्पायर जो वो अपने पीक पे था, मतलब बहुत ही ग्लोरियस था उस समय पे। चाहे हम पॉलिटिकल फील्ड की बात करें, इकोनॉमिकल, कल्चरल, तो हर तरीके से आपको यहाँ पे जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी। द फॉरेन ट्रैवलर्स जो है दे हैव ऑल्सो डिस्क्राइब्ड अबाउट इट्स फैबुलस वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड पावर। तो सब तारीफ करते हैं, बखान करते हैं कि कितना अमीर साम्राज्य था, कितना पावरफुल साम्राज्य था, ठीक है। बाबर भी इसके बारे में ये कहते हैं दैट द किंगडम एज द मोस्ट पावरफुल अंडर इट्स केपेबल रूलर कृष्ण नायक। तो कृष्ण नायक के टाइम पे जो है ये सबसे ग्लोरियस था एम्पायर, ऐसा बाबर कहते हैं, ठीक है। तो ये तो था विजयनगर एम्पायर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उड़ीसा के बारे में। सो उड़ीसा अगर हम देखें, ये भी एक हिंदू किंगडम था विच वॉज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। तो आप देखेंगे कोई भी जो दिल्ली का रूलर है उसने इसको सब्जुगेट नहीं किया, उसके पीछे रीज़न भी यही है कि ये कोई खास इन्फ्लुएंस एज सच रखता नहीं था इन द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो इसी वजह से इस पे कोई बहुत जो मतलब जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं उसकी कभी नज़र नहीं गई। बट वैसे ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट किंगडम था, बट एज सच इसको किसी ने कॉन्कर नहीं किया। नेक्स्ट हम लास्ट में बात करेंगे सेकंड हिंदू जोन, दैट इज़ राजपुताना। राजपुताना में आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स थे इंडिपेंडेंट। तो हम देख लेते हैं, तो राजपुताना था द प्रिंसिपल हिंदू डोमिनियन एंड इनडोमिटेबल आफ्टर सेंचुरीज ऑफ परपेचुअल वॉरफेयर वॉज वेज्ड बिटवीन द नॉर्दर्न एंड सदर्न बेल्ट ऑफ द मुस्लिम स्टेट। तो आप देखोगे नॉर्दर्न और सदर्न बेल्ट के बीच में ये राजपुताना का एरिया पड़ता है, और इसने बहुत लंबे समय तक जो दोनों के बीच में आप कह सकते हैं बैलेंस बना के रखने की, या कि नॉर्दर्न वाले सदर्न में ना आए, सदर्न वाले नॉर्दर्न में ना आए, तो उस तरीके को इन्होंने बैलेंस आउट किया है। तो ये बहुत सारी इस किंगडम में बहुत सारी छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ थी, इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज़ थी, जिसमें से बहुत फेमस थी द स्टेट ऑफ मेवाड़, ठीक है। एंड मेवाड़ इतना इंपॉर्टेंट था इसी वजह से दिल्ली सुल्तान्स की इस पे हमेशा नज़र रहती थी, बट इट रिमेन्ड इनविंसिबल। मिडिल ऑफ द 15th सेंचुरी में आप देखते हैं राणा कुंभ जो थे, ही हैड क्रिएटेड अ टावर ऑफ विक्ट्री जो है चित्तौर के नाम से फेमस, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे बाबर के इन्वेजन के टाइम पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे मेवाड़ के, उनका नाम था राणा सांगा।
और काफ़ी पावरफुल रूलर थे एंड उन्होंने बहुत सारी जो है एक्शंस में, फाइट में सबके साथ पार्टिसिपेट किया अपने नेबर्स के साथ, जैसे मालवा, दिल्ली, मतलब फाइट भी करी है, ठीक है। सो इसके बाद ही वॉज द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड ऑल ओवर राजस्थान, ठीक है। इनको सारे लोग जो है होमेज पे करते थे, बहुत रिस्पेक्टेबल थे ये, और इन्होंने लगभग बोलते 100 बैटल्स फाइट करी थी अपने लाइफ टाइम में, और उनकी एक आँख और अपनी एक पैर वो खो चुके थे, बट उसके बावजूद वो है ही वॉज अ वॉरियर, और वो थ्रू आउट लाइफ में जो है वो फाइट ही करते रहे थे। ही वॉज नॉट ओनली अ ब्रेव वॉरियर बट ही वॉज ऑल्सो अ स्किलफुल एंड एम्बिशियस स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियन। तो मतलब वॉरियर तो बहुत अच्छे थे ही, बट उसमें एक स्टेट्समैन की क्वालिटी थी, उनको पता था अपने साम्राज्य को किस तरीके से अच्छे से चलाना है, और उन्होंने मालवा को कॉन्कर किया था, रणथंभौर, सारंगपुर, बिलसा, चंदेरी, एंड अब उनकी नज़र थी दिल्ली के ऊपर। तो ये जो है राणा सांगा वो पूरे ओवरऑल इंडिया के रूलर बनना चाहते थे, एंड उनको लगा था दैट तिमूर बाबर वुड लीव इंडिया, ही होप दैट लाइक तिमूर बाबर वुड लीव इंडिया टू वर्क आउट इट्स ओन फेट। तो आपको मालूम है राणा सांगा ने भी इनवाइट किया था बाबर को कि वो आए इंडिया में और जो इब्राहिम लोदी है उसको हराए, जैसे कि तिमूर भी ऐसा उन्होंने किया था, बट वो हरा के जो तिमूर है वापस अपने किंगडम में चले गए थे इंडिया को छोड़कर। उनको लगा था बाबर भी शायद कुछ ऐसा ही करेंगे, आएंगे, हराएंगे और लूट एंड प्लंडर करेंगे और वापस चले जाएंगे, बट विद दिस एंड एंड व्यू ही इन्वाइटेड, उनको यही लगा था, इसी वजह से उन्होंने उसको इन्वाइट किया इंडिया पे अटैक करने के लिए। अकॉर्डिंगली बाय व्हेन बाबर हैड डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई थी, तो इसमें बाबर ने हरा दिया था इब्राहिम लोदी को। सो उसके बाद बाबर का जो है, पहले तो बाबर भी यही चाहते थे कि वो वापस चले जाए, बट जब उन्होंने इंडिया की फैबुलस वेल्थ देखी, इंडिया को देखा, सो ही डिसाइडेड आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी कि ही विल गोइंग टू स्टे इन इंडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इस चीज़ से जो है राणा सांगा को काफ़ी प्रॉब्लम थी, एंड उसके बाद जो है आप देखेंगे इनके बीच में क्लैशेस शुरू हो गए, और जो बैटल हुई थी ऑफ सुप्रीमेसी जो थी बैटल ऑफ खानवा, वो 1527 में होती है, किसके बीच में, बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें आप देखोगे इन्होंने बहुत ही ब्रेवली फाइट किया, बट अल्टीमेटली ही वॉज डिफीटेड, एंड वहाँ से वो बैटल फील्ड से चले जाते हैं, भाग जाते हैं, और 2 साल के बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये था राणा सांगा के बारे में। खैर इसमें ये जो डिटेल में खानवा की बैटल है वो हम कॉन्क्वेस्ट में भी आगे करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बाबर्स इन्वेजन। हमने देखा हिंदू किंगडम्स है, हमने देखा सदर्न बेल्ट के किंगडम्स हैं, नॉर्दर्न बेल्ट के मोमडन किंगडम्स हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर हम ओवरऑल असेस करें तो जो कंडीशन थी इंडिया की वो इतनी अच्छी नहीं थी, इसी वजह से जब बाबर एक पावरफुल रूलर आता है और ही वॉज केपेबल, ठीक है, वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है, अच्छे जनरल थे, तो वो अपनी जो भी पॉलिसीज से या अपनी स्मार्टनेस से वो इंडिया को कैप्चर कर लेते हैं, एंड इस तरीके से आप देखेंगे इंडिया में स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट में आप देखोगे मुगल एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट होती है। सो अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ जो मैंने आपसे पूछा था शुरू में, दैट इज़ मेंशन द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर, की कौन सी लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर है तुजुक ए बाबरी। तो तुजुक ए बाबरी बाबर ने खुद लिखी थी, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स है मिडीवल इंडिया का, और ये जो तुजुक ए बाबरी है ये आप देखेंगे तुर्की भाषा में लिखी गई थी। सो इसके साथ ही आज का ये टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है, इसके साथ ही आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। आगे जो है हम उसके कॉन्क्वेस्ट पढ़ेंगे अगली वीडियोस में। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड प्लीज़ और कमेंट्स करते रहिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जितने भी मुझे कमेंट्स आए हैं या जो भी आप चाहते हैं वीडियोज़ में बनाना, जो भी मेरे से केपेबल है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करती रहूँ, और मैं कर भी रही हूँ। एंड तो प्लीज़ आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए, वीडियोज़ को देखते रहिए, एंड थैंक यू सो मच, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। Thank you so much once again for watching the video. I'll see you in the next video. Till then, take care, stay safe.